वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट का नाम है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डॉस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि डॉस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है और किस तरीके से पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चैप्टर की बात करते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। तो टोटल मेरे पास कितने चैप्टर्स है? 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स पढ़ना है हम लोग को। फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है? इंट्रोडक्शन, कि जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। कि सेक्शन जो यूज करते हैं, किस टाइप्स का सेक्शन यूज करते हैं, क्या उसका स्ट्रेंथिंग होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब वगैरह के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। वो यूनिट आपका 1 में आएगा, इंट्रोडक्शन। सेकेंड यूनिट आपका क्या है? कनेक्शंस। कनेक्शंस मतलब क्या होता है बाबू? जोड़ना, एक दूसरे को क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो हम लोग किस तरह से कनेक्शन प्रोवाइड करें। तो जो कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जोड़ना है तो हम लोग, मेरे पास यहाँ पे जो स्टील पढ़ेंगे तो 3 मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या तो उसमें क्या करते हैं, रिवेट मार दें, या तो बोल्ट लगा दें, और नहीं तो हम लोग बेल्ट कर दें, यही ना। या तो उसमें क्या करेंगे, नट बोल्ट से कस देंगे, या तो फिर उसको वेल्डिंग कर दें दोनों मेंबर को, नहीं तो दोनों मिला करके उसको क्या करें, उसमें रिवेट लगा दें, ठीक है। तो ये कनेक्शंस पढ़ना है कि दो जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसको हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं। और वो जो कनेक्शन करेंगे, तो अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग का लेंथ कितना लें, वेल्डिंग का साइज़ क्या लें, कितना थिकनेस का वेल्डिंग करेंगे। अगर नट बोल्ट ले रहे हैं तो क्या लें उसका साइज। अगर रिवेटिंग मार रहे हैं तो रिवेट कितना डायमीटर कर लें, उसका हॉल कितना करें, वो सारा चीज़ डिपेंड करता है आपका प्लेट के भी स्ट्रेंथ पे, रिवेट के भी स्ट्रेंथ पे, उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो ये सब पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर किसमें? कनेक्शंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शंस। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपका क्या है? डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चरल, कोई भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो हो सकता है कुछ कंपोनेंट टेंशन मेंबर में होंगे, कुछ कंपोनेंट्स में कंप्रेशन फोर्स हो रहा। तो वैसा मेंबर जिसमें टेंशन फोर्स आएगा वो टेंशन मेंबर कहलाएगा, और वैसा मेंबर जिसमें कंप्रेशन फोर्स आएगा वो कंप्रेशन मेंबर कहलाएगा। तो हम लोग को पढ़ना है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर भी और डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर भी, कि अगर टेंशन मेंबर है तो उसको किस तरह से डिजाइन करें, और कंप्रेशन मेंबर है तो उसको किस तरह से डिजाइन करें। तो ये दोनों एक एक यूनिट अपना लग जाएगा। उसके बाद यूनिट 5 में मेरा क्या? स्टील रूफ ट्रस, ठीक है। रूफ ट्रस के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे मॉस में। तो वहाँ पे ट्रसेस, रूफ ट्रस में सिर्फ फोर्सेस निकालना सीखे थे। अब यहाँ पे उसका डिज़ाइन सीखेंगे कि वो जो ट्रसेस है, जैसे यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं, एक तरह से ये ट्रस है एग्जांपल, तो ये ट्रस का डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, वो डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे, रूफ ट्रसेस। उसके बाद आपका बीम्स। तो बीम्स क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। तो ये बीम का किस तरह से डिजाइन करते हैं। बीम में क्या होगा? लोड देने के बाद बेंड होगा, यही है ना। इसीलिए बीम को हम लोग फ्लेक्सुरल मेंबर भी बोलते हैं। तो ये बीम के बारे में पढ़ेंगे कि बीम का डिजाइन कैसे करें। उसके बाद कॉलम बेसिस। कॉलम बेसिस क्या होगा कि नीचे जो हम लोग अगर स्टील का कॉलम लगा रहे हैं तो देखिएगा नीचे क्या करते हैं, अगर कंक्रीट का बेस बना दिए तो एक लोहा का प्लेट लगा दिया जाता है नीचे, और उस लोहा के प्लेट में ऊपर जो मेरा स्टील का कॉलम है, उस स्टील के कॉलम को नीचे जो बेस बनाए लोहा का प्लेट, उसमें नट बोल्ट से देखिएगा बहुत जगह कसा हुआ रहता है। खास करके ज़्यादा आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा ये सब चीज़ देखने को, जहाँ पे ट्रसेस वगैरह, शेड वगैरह बनाया जाता है ना, तो वहाँ देखिएगा नीचे कंक्रीट का आपका ये ब्लॉक बनाया हुआ रहता है फाउंडेशन, और उसमें नीचे एक स्टील का प्लेट रखा हुआ रहेगा, और उसको नट बोल्ट के जरिए कॉलम सेक्शन को जोड़ दिया जाता है। तो वही आपका कॉलम बेसिस है। वो कॉलम बेसिस के बारे में पढ़ना है कि क्या इसका डिज़ाइन किस तरह से करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बुक कौन सी फॉलो करना है। तो स्टील स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी बुक आपकी एस.के. दुग्गल की आती है। आप एक दूसरी है एल.एस. नेगी, इसकी ये बुक भी ले सकते हैं। एल.एस. नेगी भी आपके लिए सेमेस्टर के लिए ठीक है, बट एस.के. दुग्गल सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है। और हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे तो आपको डिज़ाइन करते समय आपको एक कोड बुक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। IS 800-2007 दो कोड आती है, एक IS 800 1984। तो 1984 वो पुरानी कोड हो गई है, उसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन होता था। अब हम लोग को पढ़ना है न्यू वाले कोड, यानी IS 800-2007, यानी लिमिट स्टेट मेथड, की ऑन द
लिमिट स्टेट मेथड पे किस तरह से डिजाइन होता है। तो ये सब पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे कि वर्किंग स्टेट मेथड क्या होता है और लिमिट स्टेट क्या होता है। तो अभी सिर्फ आपको ये बताया है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर का क्या नाम है। अब अगर हम लोग चैप्टर की वेटेज दें कि कौन सा चैप्टर को कितना वेटेज दिया जाए, तो वेटेज के नज़रिया से देखें तो इंट्रोडक्शन क्या है, इससे बाबू 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग दे देते हैं 1 स्टार, बहुत है। इसको मतलब ये चैप्टर्स पे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आएंगे तो ये 1 स्टार दे दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत ये 4 नंबर का डेफिनेशन वगैरह ये सब लिखना आ सकता है। ये कनेक्शंस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट्स है, इसको हम लोग 5 स्टार दे सकते हैं, ये 5 स्टार दे सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है कि कनेक्शंस देंगे तो किस तरह से देंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, कितना वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग का साइज़ क्या लें, बोल्टिंग करेंगे तो किस तरह से करें, रिवेटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये पूरा कनेक्शंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इसको हम लोग 5 स्टार दे देते हैं, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट। फिर डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग 4 स्टार पे रखते हैं, कनेक्शन से थोड़ा सा कम। फिर कंप्रेशन मेंबर, इससे भी आपका क्वेश्चंस आएंगे, इसको भी हम लोग 4 स्टार मार्क दे देते हैं। रूफ ट्रसेस एक क्वेश्चन आएंगे, बट ये सब सीखना जरूरी है, इसको हम लोग 3 स्टार मान देते हैं। बीम से आपका एक क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग 3 स्टार के कैटेगरी में रख सकते हैं। कॉलम बेसिस से आपका एक क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग 2 स्टार पे रख सकते हैं। यानी इस तरह से, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर को हम लोग को कम पढ़ना है, बट हम एक वेटेज दिए कि सबसे ज़्यादा आपके सेमेस्टर में किस चैप्टर को अच्छा से मतलब वेटेज किसका सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आपको कनेक्शंस का वेटेज मिलेगा। फिर टेंशन मेंबर भी है, उससे थोड़ा बहुत कम। फिर कंप्रेशन, दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो ये मेरा सब्जेक्ट का वेटेज, ये चैप्टर का वेटेज आपको बताया कि किस किस तरह से पढ़ना है। ऐसे पढ़ना तो हम लोग को सब चैप्टर है पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से, बट ये सब थोड़ा यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आएंगे इस चैप्टर से। अब देखिए बुक की बात कर लिए हम लोग कि बुक आपको इसके गूगल फॉलो करना है। एक IS कोड IS 800-2007, आप जाइएगा प्ले स्टोर पे लिखिएगा सिविल कोड जैसे लिखिएगा आपको एक सिविल कोड जैसे लिखिएगा तो आपको वह एक ऐप आएगा, उसमें देखिएगा शायद तिरंगा टाइप का लोगो है, ठीक है, सर्कल टाइप का एक लोगो मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और उसमें आपका सारा कोड्स है, ठीक है। और जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको लिखेगा लेट्स स्टार्ट, और लेट्स स्टार्ट करके आप जाइए, आपको जिस चीज़ का कोड चाहिए, RCC का चाहिए RCC का, स्टील का चाहिए स्टील का, वहाँ पे स्टील क्लिक करके आप IS 800-2007 कोड डाउनलोड कर लीजिए, इसको प्रिंट करवा लीजिए। ये कोड आप एग्ज़ाम में भी ले जा सकते हैं, एग्ज़ाम में भी अलाउ रहता है। अगर आपको डाटा बुक दे दिया है एग्जाम में तब तो ठीक है, क्वेश्चन जो दिए हैं क्वेश्चंस में अगर डेटा पर दिया हुआ है तब तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट डेटा नहीं दिया हुआ है तब आप यहाँ से IS 800 को हेल्प से मदद ले करके वहाँ से डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं और उस डाटा के हेल्प से आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की कि या स्टील स्ट्रक्चर होता क्या, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब जगह आपका है ना इंट्रोडक्शन, कनेक्शन, फिर क्या लिखा है डिजाइन, ये सारा चीज़ डिजाइन है। तो ये डिजाइन क्या होता है, हम लोग बात करते हैं पहले डिजाइन की कि ये डिजाइन क्या होता है। तो डिजाइन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लिखे हम डिजाइन, तो डिजाइन क्या होता है बाबू, डिजाइन क्या होता है मतलब जो लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे उस लोड के अनुसार, यानी हम लोग बोले डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन करने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, लोड कैलकुलेशन एंड डायमेंशंस कैलकुलेशन। अब डायमेंशंस कैलकुलेशन क्या हो गया, यानी साइज। डायमेंशंस कैलकुलेशन मीन्स क्या, साइज मतलब जैसे बीम दे तो बीम का क्या साइज लें, कॉलम दे तो कॉलम का क्या साइज लें, किस सेक्शन का कॉलम लें, वो सब के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे कि डिज़ाइन क्या होता है। डिज़ाइन होता है लोड कैलकुलेशन एंड डायमेंशंस कैलकुलेशन, यानी जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग क्या करते हैं उस पर कैलकुलेट करते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर मेंबर आ रहा है मेरा, वो स्ट्रक्चरल मेंबर पे कितना लोड आ रहा है और उस लोड के अनुसार स्ट्रक्चरल मेंबर का हम साइज क्या दें, वो क्या होगा आपके लोड के अनुसार इसका साइज वेरी कर जाएगा। तो डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं, लोड कैलकुलेशन करते हैं और डायमेंशंस कैलकुलेशन करते हैं।
अब देखिए स्टील स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बिल्डिंग ड्राइंग भी पढ़ाएंगे तो हम आप लोग को बताए होंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को मिला देंगे तब जा कर के आपका एक जो फाइनली बनता है शेप, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, है ना। बट स्टील स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे देखिए, तो स्टील स्ट्रक्चर का देखिए डेफिनेशन लिखे हैं, ए स्ट्रक्चर विच इज मेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स डिजाइन टू कैरी लोड्स एंड प्रोवाइड एडइक्वेट रिजिडिटी। इसका मीनिंग समझिए क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर यानी ए स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर है विच इज मेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन। ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन मतलब क्या, आप जिस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, अब वो स्ट्रक्चर आप किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें जो स्ट्रक्चरल मेंबर आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका कैसा हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ मेंबर को हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए, वैसा नहीं करना है। आपका जो मेंबर हो वो कैसा हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। अब स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल स्टील किसको बोलेंगे, वैसा स्टील जो स्टील स्ट्रक्चर में यूज होता है उसको स्ट्रक्चरल स्टील बोलेंगे। कंक्रीट में भी हम लोग आरसीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी स्टील यूज होता है, बट वो स्टील अलग है। और लेकिन जो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो ये आपका स्टील क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में, और वो डिफरेंट शेप और साइज का होता है, जैसे एंगल सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, आई सेक्शंस हो गया, ये क्या होता है उसी टाइप का रोल्ड सेक्शन, वो इसको बोलते हैं हम लोग रोल्ड स्टील सेक्शन। तो वही कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील की बात करें तो जो स्टील स्ट्रक्चर में यूज होता है, जो स्टील स्ट्रक्चर में यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स डिजाइन टू कैरी लोड्स एंड प्रोवाइड एडिक्वेट रिजिडिटी। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये फिगर बनाया है, ठीक है, तो ये फिगर बनाया है, तो ये मेरा स्टील का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए डेफिनेशन के अनुसार ये जो जितना भी मेंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए कितना मेंबर, अगर बात करें हम लोग 1 2 है ना, ये 3 4 5 6, एक नीचे वाला, टोटल 7 मेंबर है। अब सातों मेंबर को हम लोग क्या किए, आपस में कनेक्ट किए, है ना, आपस में क्या किए, ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरत था अपना ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको क्या किए, कंबाइंड किए, किसको, स्ट्रक्चरल स्टील को, यानी ये सारा क्या है स्ट्रक्चरल स्टील है, डिजाइन टू कैरी लोड एंड प्रोवाइड एडिक्वेट रिजिडिटी। अब इस स्ट्रक्चर पे जितना लोड आ रहा था उस लोड को सारा मेंबर क्या करेगा, लोड को कैरी करेगा एडिक्वेट रिजिडिटी। अब वो कैसा फॉर्म है आपका, एडिक्वेट रिजिडिटी फॉर्म में, यानी सारा कनेक्शन, सारा जॉइंट्स क्या हो आपका, रिजिडली फिक्स्ड हो। ऐसा नहीं कि जॉइंट कैसा हो जाए, लोड आया तो जॉइंट हिलने लगे, वैसा नहीं होना चाहिए। जॉइंट आपका कैसा होना चाहिए, रिजिडली फिक्स, क्योंकि रिजिडली फिक्स रहेगा तभी जो एक मेंबर से लोड आ रहा है तो वो दूसरे मेंबर पे लोड को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर पाएगा। अगर बीच में थोड़ा सा भी गैप रह गया या तो कुछ ऐसा हुआ कि कनेक्शंस आपका प्रॉपर अच्छा से नहीं किया हुआ है, ढीला उला रह गया, तो देखिएगा क्या होगा, जैसे ही लोड आया यहाँ पे तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में आने के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ जर्क आ जाएगा, जर्क वगैरह आ जाएगा, यानी प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। जितना इस मेंबर पे पूरा लोड आ रहा है तो पूरा लोड ट्रांसफ़र अच्छा से नहीं हो पाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, हो सकता है ये स्ट्रक्चर मेंबर आपका जल्दी फेल कर जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर मेंबर का काम क्या है, लोड को ट्रांसफ़र कर देना। तो अब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए, तो जितना लोड इस मेंबर पर आ रहा है तो ये मेंबर चाहेगा कि पूरा लोड हम लोग इस मेंबर को दें, फिर ये मेंबर दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र करेगा, इसी तरह। तो वो कनेक्शन पर डिपेंड करेगा कि आपका कनेक्शन किस टाइप से है, वो कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि लोड का ट्रांसफ़र आपका अच्छा से होगा कि नहीं। अगर कनेक्शन आपका कैसा हो, एडिक्वेट रिजिडिटी यानी रिजिड कनेक्शंस हो, तो आपका लोड आराम से क्या होगा, एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफ़र हो जाएगा ईजिली। तो वही देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो अब क्या करेंगे, देखिए इतना सारा मेंबर्स है, तो ये सारा मेंबर्स को हम लोग क्या किए, कनेक्ट किए। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस मेंबर को कनेक्ट किए तो हो सकता है यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऐसे करके ये नट बोल्ट लगा दिए, कुछ भी यहाँ पे आया तो यहाँ पे नट बोल्ट, या तो हम लोग वेल्डिंग, रिवेटिंग कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से सब जगह कहीं ना कहीं क्या किए होंगे हम लोग, इस तरह से देखिए कनेक्शंस किए होंगे, तब जा कर के ये मेरा क्या बना,
एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। ये आपका तब जा कर के आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टील का स्ट्रक्चर है। और ये कैसे बना है? तो स्ट्रक्चरल स्टील है, यानी कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, बहुत सारे स्ट्रक्चरल स्टील को हम लोग क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिए, तब जाकर के आपका ये स्ट्रक्चर बना है। आप जब कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्शन कैसा होना चाहिए? एडिक्वेट आपका रिजिडिटी होना चाहिए, है ना। कनेक्शन आपका पूरा रिजिड होना चाहिए। दूसरा जो एग्जाम्पल्स है ये फिगर, तो ये भी आपका देखिए स्टील का है। ये आर्क टाइप का देखे होंगे, ब्रिज वगैरह कहीं पे बना हुआ रहता है, तो ये आर्क टाइप का शेप है, ये ट्रसेस टाइप का शेप है। तो ये सब जो शेप है आपका, ये सारा क्या है? स्टील स्ट्रक्चर का एक शेप है। और उसमें स्टील मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर किसको बोलते हैं बाबू? वैसा मेंबर जो क्या करे? लोड को ट्रांसफ़र करे, यानी एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे लोड को ट्रांसफ़र करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर। यानी ये सारा क्या स्ट्रक्चरल मेंबर है, सारा एक से दूसरे पे लोड ट्रांसफ़र करेगा। तो लोड ट्रांसफ़र तभी हो पाएगा जब आपका कनेक्शंस क्या हो? प्रॉपर हो, अच्छा से हो, रिजिडली फिक्स्ड हो, तब ये आपका कनेक्शंस हो पाएगा, ये लोड ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो वही चीज़ है, ये पढ़े कि इस टाइप का ये एक शेप आया, ये भी एक स्टील का स्ट्रक्चर है, ये भी आपका एक स्टील का स्ट्रक्चर है। अब देखिए डिज़ाइन भी बता दिया आपको कि डिज़ाइन क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिए। अब इसका हम लोग एडवांटेज पढ़ते हैं थोड़ा, कि स्टील स्ट्रक्चर का क्या एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है ना। इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? एडवांटेज होगा, और इसका भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो इसका अगर हम एडवांटेज की बात करें, एज ए सिविल इंजीनियर, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेरे दिमाग में दो ही चीज़ चलता है, या तो हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएं या तो स्टील का स्ट्रक्चर बनाएं। तो दोनों में हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि कंक्रीट का क्या एडवांटेज है और स्टील का क्या एडवांटेज है। फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि स्टील और कंक्रीट के दोनों के बीच क्या एडवांटेज है, दोनों के स्ट्रेंथ पे क्या फिर क्या है। हो सकता है स्टील का देखिएगा मेंबर कि कम, स्टील का जो है कम साइज़ का भी मेंबर लें तो वो ज़्यादा लोड को कैरी कर लेता है, जबकि कंक्रीट का अगर मेंबर लगाएंगे तो हो सकता है उसका थिकनेस ज़्यादा लेना पड़े। तो ये सब चीज़ पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं कि उसका एडवांटेज क्या है स्टील स्ट्रक्चर का और उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं। तो चलिए आगे आइए। एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की, स्टील स्ट्रक्चर का क्या एडवांटेज होता है? तो सबसे पहला क्या है? हाई स्ट्रेंथ, यानी स्टील का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है बाबू? हाई होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों में बात कंपैरिजन करें हम लोग की कंक्रीट और स्टील में, तो कंक्रीट कम से कम यूज करते हैं कि कितना? M20 की। अगर M20 यूज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है? 20 न्यूटन पर mm²। और स्टील अगर मिनिमम यूज कर रहे हैं 250 का, तो 250 न्यूटन पर mm²। अब अगर F, ये क्या, इसको FY से डिनोट करते थे, इसको FCK से डिनोट करते हैं, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर FY/FCK में डिवाइड कर दिए तो ये लगभग 10 से 12, यानी 250/20 कर देंगे तो आपका ये 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो लगभग जनरली हम लोग कितना? 10 to 12, यानी स्टील का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? 10 to 12 टाइम्स होगा किसका? कंक्रीट के स्ट्रेंथ के बराबर। और स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील का जो स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेशन एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, यानी इसका कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों क्या होता है? लगभग बराबर होता है। बट कंक्रीट का नहीं, कंक्रीट आपका क्या होता है? कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में क्या होता है? वीक होता है। कंक्रीट आपका टेंशन में कमज़ोर होता है और कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट बात करें एडवांटेज की, तो रैपिड कंस्ट्रक्शन। रैपिड कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? फास्ट, यानी जल्दी कंस्ट्रक्शन। अगर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक शेप बनाना पड़ेगा, फिर उसको कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करने के बाद 14-15 दिन छोड़ देते हैं, तब जा कर के वो काम होता है। बट स्टील का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? साइड पे गए ले जा करके सारा मेंबर को आपस में बस कनेक्ट कर दिए, कनेक्शन करने के बाद उसी समय आप चाहें तो लोड दे सकते हैं उसको, ऐसा नहीं कि छोड़ते हैं कुछ देर कि फिक्स हो जाए। बट कंक्रीट में ऐसा नहीं होता है। कंक्रीट में क्या करते हैं? कास्टिंग वगैरह करने के बाद फिर 14 दिन 21 दिन तक उसको छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद लोड भी देते हैं तो धीरे धीरे देते हैं। बट स्टील में ऐसा नहीं होता है, इसलिए स्टील का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है? रैपिड होता है, यानी फास्टली, तुरंत जल्दी बना सकते हैं हम लोग।
तीसरा क्या है, इजी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी अगर स्टील स्ट्रक्चर का वर्क है तो उसका रिपेयरिंग और उसका मेंटेनेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यानी रिपेयर भी आराम से हो जाएगा और उसका मेंटेनेंस, जैसे क्या किए, डेंटिंग पेंटिंग कर दिए, नट बोल्ट अगर किसी का ख़राब हो गया तो नट क्या किए, उसको चेंज करके रिप्लेस करके ये कर दिए, तो आपका मेंटेनेंस और रिपेयर दोनों क्या होता है, ईजिली वे में हो जाता है। उसके बाद डक्टिलिटी की बात करें, यानी आपका स्टील कैसा होता है, डक्टाइल नेचर का होता है। तो डक्टिलिटी में भी आपको मॉस में पढ़ाए होंगे, अगर वो डिपेंड करता है क्या चीज़ पे, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन पे। अब इलोंगेशन क्या होता है, तो जो लोड लग रहा है तो लोड लगने के बाद उसके शेप में क्या चेंजिंग हो रहा है, चेंज इन लेंथ, यही होता है ना, चेंज इन लेंथ। तो वो इलोंगेशन कितना हो रहा है, तो परसेंटेज इलोंगेशन मतलब क्या हो गया, यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। तो परसेंटेज इलोंगेशन अगर लेस देन 5% है तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल आ जाता है। और 5 से 15% होगा तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। अगर परसेंटेज इलोंगेशन ग्रेटर देन 15% है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टाइल मटेरियल। इसको ऐसे समझिए कि अगर 100 mm का स्टील है और उसको अगर हम लोग खींच करके 115 mm बना दिए तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपका डक्टाइल नेचर का हो जाएगा। वो जो मेंबर है वो मेंबर आपका डक्टाइल नेचर का हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या बोले कि अगर ये मेरे 100 mm का है, अब 100 mm का है, इस पर हम लोग क्या किए, इस पर फोर्स लगाए, टेंसाइल फोर्स, इसको हम लोग क्या किए, खींचने के बाद कितना mm बढ़ा दिए बाबू, 15 mm। अब 15 mm से ज़्यादा, 15 mm से ज़्यादा, यानी 100 का साइज था तो अगर कि मेरा क्या हो जाए, 116 हो जाए, 117 हो जाए, यानी 115 से ज़्यादा हो जाए तो वो ये जो है मटेरियल किस नेचर का हो जाएगा, डक्टाइल नेचर का। अगर 5 से 15 का बीच है, यानी 100 mm का अगर ये है लेंथ, अगर इसको इलोंगेट करने के बाद इसका जो लेंथ है क्या हो जाए, 5% से 15% के बीच इंक्रीज करे तो वो आपका इंटरमीडिएट में आ जाएगा। यानी कुछ डक्टाइल नेचर का भी है, कुछ ब्रिटल नेचर का भी, बट लेस देन 5% होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, ब्रिटल होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखवा दिए। यानी हम लोग का जो स्टील स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डक्टाइल नेचर का। उसमें भी डिपेंड करता है डक्टाइल का नेचर किस पे, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। वो सारा आगे पढ़ाएंगे कि जो स्टील रहता है तो उसमें क्या क्या पार्टिकल्स रहता है, कैसे बनता है, उसमें किसका परसेंटेज क्या होता है, कार्बन कितना होता है, वो सब चीज़ पढ़ाएंगे आगे। अब देखिए 5वां पॉइंट में हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी मतलब क्या, खर्च, पैसा की। तो स्ट्रेंथ बाय वेट, यानी स्ट्रेंथ बाय वेट ऑफ स्टील ग्रेटर देन स्ट्रेंथ बाय वेट ऑफ कंक्रीट, यानी जितना वेट आपका स्टील का होगा, ठीक है, जितना वेट आपका स्टील का होगा और उतना ही वेट आपका कंक्रीट का होगा, तो स्टील स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा होगा और कंक्रीट स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। यानी सेम वेट पे स्टील का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए ये क्या होता है, इकोनॉमी हो जाता है, यानी कम खर्च लगता है इसको बनाने में। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू की बात करें। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या, उसको अगर स्ट्रक्चर को तोड़ दिए, ठीक है, तो तोड़ने के बाद फिर से हम लोग उसको अगर रीयूज कर लें तो देखिए, या तो फिर से बेचे कहीं, तो आपका क्या होता है, स्टील वाले जो स्ट्रक्चर है उसका 90 से 100% तक आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगा, बट कंक्रीट का आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। यानी उसका लाइफ ख़त्म होने के बाद, जैसे स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर टूट गया या तो फिर उसको तोड़ के फिर से न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसका जो है पुराना मटेरियल है उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, तो उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, वही जो बोलते हैं कितना में बेचेगा उसका, यानी डिसमेंटल के बाद उसका क्या वैल्यू बच रहा है, तो वो वैल्यू कहलाता है स्क्रैप वैल्यू। तो स्टील का आपका स्क्रैप वैल्यू लगभग 90 to 100 रहता है। कोई स्टील जितना रहा उतना ही वैल्यू उसका हो जाता है, बट कंक्रीट का ऐसा नहीं होता है। क्लियर। अब रिलायबिलिटी की बात करते हैं। तो रिलायबिलिटी में क्या होता है, रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल। रिलायबिलिटी की बात करें तो देखिए एक टर्म होता है आपका रिलायबिलिटी, RELIABILITY, रिलायबिलिटी। 6ठा पॉइंट तक हम लोग पढ़ लिए थे, इसको 7वां पॉइंट मान लेते हैं। क्या चीज़, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की बात करें तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल, अगर क्वालिटी कंट्रोल की हम लोग बात करें तो स्टील का क्वालिटी कंट्रोल गुड होता है। स्टील का क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल गुड होता है एज कंपेरिजन टू किसका, कंक्रीट का। क्यों, क्योंकि स्टील जो मैन्युफैक्चर होता है ये कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में।
अब बट कंक्रीट आपका जो मैन्युफैक्चर होगा, कंक्रीट जो हम लोग बना रहे हैं वो कहाँ पे बना रहे हैं? फील्ड में। फील्ड मतलब क्या? ऑन साइट, साइट पे। फील्ड मतलब कहाँ पे? ऑन साइट पे। तो रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, 7वां पॉइंट। 6ठा तक हम लोग क्लियर किए स्क्रैप वैल्यू, उसके बाद 7वां पॉइंट देखिए रिलायबिलिटी की बात किए। तो रिलायबिलिटी में क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है। तो आपका स्टील का क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है कंपेरिजन टू कंक्रीट, क्योंकि स्टील क्या होता है बाबू? ये मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें आप जिस शेप साइज का बनाना चाहते हैं उसको फिक्स कर देते हैं। अब जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल देना चाहते हैं जितना है वो अपने अनुसार ले लेता है। तो यहाँ पे उसके स्ट्रेंथ पे वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। बट कंक्रीट अगर हम लोग साइट पे फील्ड पे काम करेंगे तो फील्ड पे काम करते इसमें क्या होता है कि कंक्रीट बना रहे हैं, क्या लिए? सीमेंट लिए, सैंड लिए, एग्रीगेट लिए। अब कितना रेशियो लिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, हो सकता है पानी का क्वालिटी ख़राब हो जाए, हो सकता है कंक्रीट का क्वालिटी कुछ ख़राब हो जाए। साइड पे जो वर्क आ रहा है, साइड पे जो वर्क आ रहा है वो सारा चीज़ ये हो जाए तो क्या होगा आपका? इसका क्वालिटी कंट्रोल बैड हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका क्या होता है? रिलेटिविटी में देखा जाए तो स्टील का क्वालिटी कंट्रोल गुड होता है एज कंपेरिजन टू किसका? कंक्रीट का। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया आपका? एडवांटेज। और देखिए उसमें एक चीज़ लिखा है स्टील का और कंक्रीट का। तो स्टील का लिमिट स्टेट मेथड से देखा जाए तो स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं? 1.15, और कंक्रीट में कितना लेते हैं? 1.50। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड से देखा जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? 1.7 स्टील का, और कंक्रीट का कितना लेते हैं? 3.0। कंक्रीट का लेते हैं कितना चीज़? 3.0। अब देखिए हम लोग यहाँ पे यह क्या लिखा हुआ है आपका? कंक्रीट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू? कंक्रीट। और ये किसका लिखा है? स्टील का। अब इसके बारे में समझ आइए क्यों, क्या क्या होता है कंक्रीट का। ये पहले भी बताए होंगे कि जो स्टील होता है तो स्टील का देखिए लिमिट स्टेट मेथड से अगर डिजाइन कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे? 1.15। अगर कंक्रीट का कर रहे हैं तो 1.50। अब देखिए कंक्रीट का यहाँ पे ज़्यादा होता है, स्टील का कम। क्यों? क्योंकि कंक्रीट का क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? कम होता है, और स्टील का क्वालिटी कंट्रोल गुड होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेके चलते हैं, और कंक्रीट में क्वालिटी कंट्रोल कम होता है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा लेके चलते हैं। क्योंकि यह स्ट्रक्चर जितना स्ट्रेंथ का हम लोग डिजाइन कर रहे हैं जिस पर्पज़ से लेके, वो स्ट्रेंथ आपका नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं? उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा ले लेते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर साइड पे काम करते समय वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं भी मेंटेन रहा तब भी मेरा उस टाइप का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो इसमें क्या लेते हैं? 1.50। अगर वर्किंग लिमिट स्टेज मेथड से कर रहे हैं तो वही चीज़ को अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर में कितना लेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.7, और कंक्रीट में कितना लेंगे? 3.0। तो ये सब चीज़ लिखवा दी आपको। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं कि स्टील का जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 1.15। किस बेसिस पे? लिमिट स्टेज मेथड से। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से यही कितना हो जाएगा? तो 1.7 हो जाएगा। और कंक्रीट का बात करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना? 1.50। किस बेसिस पे? लिमिट स्टेट मेथड पे। अब वही वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन करेंगे तो उसका कितना हो जाता है? 3.0। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका बन सकता है। प्लस आपका ये सब परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अब आइए हम लोग एडवांटेज की बात कर लिए इतना, अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो यही इतना आपका क्या है? ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? डिसएडवांटेज है। तो देखिए डिसएडवांटेज में आपका क्या हो गया? सबसे पहला कोरोजन। मेजर डिसएडवांटेज, स्टील का जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो क्या है आपका? कोरोजन है। कोरोजन मीन्स जंग लगना। कोरोजन मीन्स क्या हो गया? जंग लगना। देखिएगा स्टील के स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा भी पानी वगैरह आ गया तो पानी के साथ साथ क्या होता है? धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू होता है। और स्टील में अगर एक बार जंग लग गया तो वो जंग लगने के बाद वो अपना स्ट्रेंथ को क्या करता है? पूरी तरह से खो देता है। इसलिए देखते होंगे अगर कहीं साइड पे काम वगैरह चल रहा है, अगर स्टील बहुत दिन से पड़ा हुआ रह गया तो क्या होता है? बारिश वगैरह होता है तो बारिश होने के बाद और मिट्टी उट्टी उसमें घुल मिल जाता है। अब वो स्टील देखिएगा आपका क्या होता है? धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, वो स्टील कोई काम का नहीं बचता है। तो मेजर डिसएडवांटेज क्या है इसका? कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है? जंग लगना। हिंदी में इसको बोलते हैं जंग लगना, यानी जंग लग जाए तो स्टील का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? फायर रेसिस्टेंस। तो फायर रेसिस्टेंस की हम लोग बात करें तो फायर रेसिस्टेंस
आपका स्टील का क्या होता है, स्टील आपका गुड कंडक्टर है, यानी स्टील के स्ट्रक्चर में अगर आग लग जाए तो आपका स्टील का स्ट्रक्चर सारा क्या होगा, हीट हो जाता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, वो स्ट्रक्चर आपका हीट हो जाएगा। बट कंक्रीट के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। अगर कंक्रीट के बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो आपका स्ट्रक्चर वो क्या होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर हीट नहीं होगा। बट स्टील में लग जाए तो हो जाएगा, क्योंकि स्टील मेरा क्या है, गुड कंडक्टर है ना। और कंक्रीट आपका उतना गुड कंडक्टर नहीं है। कंक्रीट भी हीट होता है बट क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये फायर रेसिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ भी स्टील आपका क्या हो जाता है, उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इतना चीज़ पढ़े हम लोग, तो 7 उसका एडवांटेज देख लिए स्टील का, पर 2 गो डिसएडवांटेज है। तो उसमें पहला मेजर डिसएडवांटेज क्या है, कोरोजन। फिर दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, फायर रेसिस्टेंस। फायर रेसिस्टेंस मतलब क्या है, स्टील आपका गुड कंडक्टर है, यानी अगर वो क्या करेगा, कहीं फायर हो गया, फायर वगैरह लग गया तो स्टील आपका क्या होगा, हीट हो जाएगा। बट कंक्रीट आपका बेड कंडक्टर है एज कंपेरिजन टू स्टील स्ट्रक्चर। तो इतना हम लोग पढ़े, उसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। आज यहीं पे छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो इसका आगे का टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्शन वगैरह बताएंगे कि जो स्टील स्ट्रक्चर में यूज करते हैं कितना टाइप्स का सेक्शन होता है, क्या होता है, वो सब पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जुटे रहिए। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।